समतामूलक संघ बोड़खा पाई कमारी तहसील समुद्रपुर जिला वर्धा के सभी सम्मानित आयोजकगण, मंच पर बैठे हुए आप सभी वरिष्ठ लोगों का और इस गांव में इतनी देर रात तक इस कार्यक्रम के लिए आप सभी आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो इस सम्मानित मंच को और आप सभी लोगों को मेरा सादर जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद है। आज जिला वर्धा के इस गांव में जब मैं आया हूं और थोड़ा विलंब हो गया आने में, इसके लिए हमें खेद है, क्योंकि माहौल तो ऐसा बना, मेरे कॉलेज में ही मीटिंग आ गई तो ऐसा लगा कि आ ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब बात होने लगी और आयोजक साहब हैं और इनकी तरफ से जब ये हुआ, नागराली जी ने कहा कि नहीं आपको आना है, हमने ये जो पत्र है इसे सबके बीच में बांटा है, एक बड़ा आयोजन है, तो फिर थोड़ी देर से यहाँ पहुँच पाए। लेकिन उससे बड़ी बात है कि आप यहाँ इतने देर तक हैं, आप यहाँ आए हुए हैं और रुके हुए हैं, ये बड़ी बात है। और जो आयोजन समिति है, जितना नागराले साहब ने रास्ते में हम लोग की बात होती रही, इन्होंने बताया कि ये उनका पैतृक गांव है और इस गांव में ये जो आयोजन समिति इस कार्यक्रम के लिए बनी, इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि जिसे हम बहुजन कहते हैं, बहुजन का मतलब क्या? ये बहुजन शब्द तथागत बुद्ध के यहां से आया हुआ है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। तो वो लोग जो बाद में चल करके आधुनिक भारत में आकर के, जिनको संवैधानिक भाषा में कह लें तो नाम दे दिया गया SC ST OBC, ये संविधान का नाम है, क्योंकि संविधान में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास है। तो अब जो हम लोग बहुजन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो आज के मेरे विषय में भी नागराले साहब ने कहा कि भाई आप किस पे बात करेंगे, तो हमने कहा कि भाई इस समय सबसे बड़ी लड़ाई दो ही है। पहली कि जो भारत के संविधान पर, जो बाबा साहब के सपनों का भारत, हम तमाम बहुजन नायकों के सपनों का भारत, जिनकी तस्वीरें आपने सामने लगाई हैं, बाबा साहब की प्रतिमा सामने है इस आयोजन स्थल के, तो ये जगह कितनी महत्वपूर्ण है। अगुवाई में बाबा साहब हैं, तो ये लोग कौन लोग थे जिनकी प्रतिमाएं आज भी इतनी महत्वपूर्ण है, जिनका नाम महत्वपूर्ण है कि आज भी आप कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो उनके सामने आप उनका सम्मान करते हैं। इसका मतलब ये है कि इन्होंने कुछ ऐसा किया जो हमारी जिंदगी के लिए फायदेमंद था। अगर ये न होते तो शायद हम लोग आज यहां पर इस तरह नहीं हो पाते। तो एक तो जिम्मेदारी ये है कि जिसे बहुजन कह रहे हैं, SC ST OBC, क्योंकि जातियां तो अलग अलग हो सकती हैं, उनका नाम अलग अलग हो सकता है। जैसे जो सरनेम यहां चलता है वो हम लोग के यहां उत्तर भारत में नहीं चलता, वहां लोग अलग अलग हैं, लेकिन पेशा तो वही है, लोग वही हैं। यहां भी थोड़े से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा, लोग जो हाथ से श्रम करते थे, उन लोगों की हकमारी की और ऊपर बैठे हुए आज सरकार में बैठे हैं। तो प्रवृत्ति वही रही, चाहे वो उत्तर भारत हो, चाहे मध्य भारत में हम हैं, चाहे दक्षिण भारत में।
नाम भले अलग हो गया, तो शब्द क्या चुना? बहुजन। बहुजन का मतलब सब हो गए एक साथ, जो 90% हैं, जो हाथ से श्रम करने वाले लोग हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी हैं, ये इस मुल्क के असली श्रमजीवी लोग हैं। तो जो कमेटी बनी उसमें मिलाकर आपने सबको बनाया, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, और आप सबके इसलिए कि आपको शुभकामनाएं कि आप इस मिशन को आगे ले चलें। और उसी मकसद से नागराले साहब ने जो चिट्ठी पढ़ी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरी चिट्ठी का जो मूल है, क्योंकि इसमें 15 लोग जो देश भर के चुने गए जिनको इन्होंने चिट्ठी प्रेषित की, उसमें एक मैं भी हूं, तो मैं तो बहुत आभारी हूं कि आपने हमें इस काबिल समझा कि हम भी इस लड़ाई में शामिल हो सकते हैं अपनी आवाज के साथ। तो इस पूरी चिट्ठी का मूल क्या है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं बहुत खुश हूं इस बात से कि वर्धा जैसी जगह से लोग, ऐसे लोग हैं जिन 3 लोगों का, MR नागराले साहब हैं, DB मडावी साहब हैं और NR भोयर साहब हैं। इन लोगों ने मिलकर के इस चिट्ठी में क्या सोचा कि भाई इस समय इस देश में जो लोग राज कर रहे हैं वो ऐसी नीतियां बना रहे हैं कि उनकी नीति बनाने सरकार जैसे चला रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि कुछ साल बाद हमारी अगली पीढ़ी के लोगों के पास कुछ बचेगा ही नहीं। जैसे इसमें उन्होंने चिंता क्या जाहिर की कि भाई आरक्षण खत्म हो रहा है, यही ना? आरक्षण मतलब क्या? आरक्षण की जरूरत क्या? इस देश में आरक्षण को भी गाली दी गई। बैसाखी है, भीख है, कमजोर लोग चले आते हैं। आप लोग गांव के लोग हैं, आप लोग भी इस बात को समझते हैं। तो उनको क्या अपमानित किया गया? SC ST OBC सबको, कि ये सारे बहुत कमजोर लोग हैं, मेरिट नहीं है इनके पास। मेरिट का मतलब हुनर नहीं है, काबिलियत नहीं है, और उनको आरक्षण दे दिया, यानी कुछ सीटें फिक्स कर दी कि भाई इस पे वही लोग आएंगे। पूरे देश में गालियां दी गई। मैं जिस दिल्ली से चल के आया हूं उसका नाम बहुत बड़ा है, इसलिए आप ये मत समझिएगा कि मैं कोई बहुत बड़ा और कोई खास, अरे हम आप जैसे ही है। हमारा और आपका रिश्ता यही है कि बिरसा, फुले, अंबेडकर, पेरियार से लेकर के तथागत बुद्ध हमारी वैचारिकी में, इसलिए हम और आप एक हैं, और कोई फर्क नहीं है। उन जगहों पर बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय बने, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनी, स्कूल कॉलेज बने, रिजर्वेशन तो वहां मिला। सरकारी शिक्षा, यानी सरकार जो शिक्षा देती है सरकारी स्कूल में, सरकारी डिग्री कॉलेज में, सरकारी विश्वविद्यालय में, उनमें सीटें फिक्स कर दी। और ये बात बाबा साहब की लड़ाई के चलते हुआ। मैं महाराष्ट्र के दूसरे छोर पर खड़ा हूं, विदर्भ के इलाके में, और इसी महाराष्ट्र का इसके ठीक विपरीत दूसरा छोर, जहां कोल्हापुर रियासत और छत्रपति शिवाजी के वंशज छत्रपति शाहू जी महाराज ने 1902 के आसपास ही, जब ही भारत का संविधान नहीं लागू हुआ था, उन्होंने अपने दरबार में जनगणना कराई, जाति जनगणना, कि अच्छा हमारे दरबार में कितने पद हैं, तो 75 पद हैं, उच्च पद हैं, उनमें कितने लोग काम कर रहे हैं, तो 75 में पता चला कि 70, 65, 70 तो केवल ब्राह्मण है। हम किसी जाति का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन एक बात बताइए, आप इस गांव को चलाने के लिए कोई कमेटी बनाएं कि गांव का विकास करना है, उसमें सारे पुरुष हो जाएं, तो सारा पुरुष ही अकेले चला लेगा कमेटी, गांव चला लेगा? महिला की कोई भूमिका नहीं है, ये उठेगा सवाल ना। तो जो महिला की बात करेगा, ऐसा थोड़ा ही है कि वो पुरुष और महिला को लड़वा रहा है, वो ये कह रहा है कि जब इस देश में एक परिवार चलाने के लिए पुरुष और महिला की बराबर की भूमिका होती है। हम लोगों के परिवार में ये समझाया ही नहीं गया, पुरुषों को समझाया ही नहीं गया कि अगर महिलाएं घर का काम न, जो तुमसे ज्यादा श्रम का है, लेकिन उसको तुमने श्रम माना ही नहीं। आप बाहर नौकरी करने चले गए, खेत में काम करने चले गए, तो आपको लगा कि सारा तो आपके कंधों पर बोझ चल रहा है।
एक बड़ा छोटा सा ऐड आया था टेलीविजन पे, उससे समझिएगा महिला पुरुष का अंतर। रोज पति आकर पत्नी से कहता था कि तुम तो कुछ करती नहीं, तुम तो घर बैठी रहती हो, हम तो देखो मेहनत करने जाते हैं। एक दिन आया घर नौकरी से लौटकर, तो पूरे घर में सब सामान बिखरा पड़ा था, किचन में सारा बर्तन बिखरा पड़ा था, बच्चे दो तीन इधर उधर खेल रहे थे, गंदे हो गए थे, सब धूल में लिपटे हुए थे। वो डर गया, घबरा गया, अंदर जाके देखा, पत्नी से पूछा ये सब क्या हुआ, पूरे घर में तबाही मचा रखी है, सब ठीक तो है? तो पत्नी ने केवल इतना कहा, सब ठीक है, ये जो तुम रोज कहते थे ना कि पूरे दिन घर पे करती क्या हो, बैठी रहती हो, तो आज मैं पूरे दिन घर में बैठी ही रही और कुछ किया नहीं मैंने। तो जो तुम देख रहे हो वो यही है। हम पुरुषों को तो समझाया ही नहीं गया कि महिलाएं क्या करती। तो जैसे आप जब जानते हैं कि परिवार में सब बराबर होते हैं, आप इस गांव में चला रहे हैं, गांव में ये कमेटी बनाया है इन लोगों ने। अब कमेटी में अगर सबको नहीं शामिल करेंगे और कहेंगे कि हम पूरे गांव की बात कर रहे हैं, तो सवाल उठेगा ना, एकदम उठेगा। वैसे ही देश भी एक गांव है ना, ये देश गांव है, उस गांव को चलाने में सब लोग होने चाहिए, तभी तो वो सबका देश होगा। मान लीजिए आपको कहा जाए गांव में, आप गांव से बहुत प्रेम करिए, ये गांव मेरा है, इस गांव से मेरा लगाव है, और गांव में आपकी जमीन है ही नहीं, गांव में आपका रहने घर है ही नहीं, गांव में कोई मौका आपको मिलता ही नहीं, तो वो बताइए वो गांव आपका लगेगा? इसी तरह से जब एक देश इतना बड़ा चलता है, उस देश के रहने वाले लोग जितने हैं, उन लोगों की जाति देख करके विश्वविद्यालय में एडमिशन दे रहा हो, उन लोगों की जाति देख करके नौकरी दे, उन लोगों की जाति देख करके उनको कंपनी खोलवाए, उद्योगपति बनवाए, तो बाद में पता चले कि भैया इस देश में 10% लोगों के पास 90% लोगों का सब मौका लूट लिया। जमीन 90% उनके पास, नौकरी उनके पास, शिक्षा उनके पास, तो बताइए वो कोई बढ़िया देश बना? नहीं बना, क्योंकि वो देश तो बहुत बंटवारा हो गया उस देश में। ये इस देश में पहले से बंटवारा था। मंदिर में पुजारी कौन बनता था? हाँ हाँ सुनिए ना, तो उसमें क्या होता था, पुजारी कौन बना? एक ही जाति का। तो एक बात बताइए कि अगर एक ही जाति का पुजारी बना, पढ़ाई लिखाई कौन किया? जाति देखकर। भाई महिला को और शूद्र को तो पढ़ने का अधिकार नहीं था। और यहीं से मैं जोड़ूंगा अपने विषय पर, जो आज का विषय नागराले साहब ने हमें दिया, नई शिक्षा नीति और बहुजनों का भविष्य। मैं वहां से पहली बात शिक्षा पर कर रहा हूं, वो आप समझिएगा। तो हजारों साल से मंदिर कहां से आया? अब गांव में देखिए, ये सब बात बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि हो सकता है मैं बाहर से आया हूं, बोल के चला जाऊं। रहना आपको है भाई गांव में, कल को झगड़ा होने लगे कि भाई मंदिर के खिलाफ बोल रहे, ये कर रहे, हमें बोलना ही नहीं है। हम तो बस एक सवाल पूछते हैं। बाबा साहब ने ये सवाल पूछा है, ज्योतिबा फूले ने ये सवाल पूछा है, छत्रपति शाहू जी महाराज ने ये सवाल पूछा। वही सवाल हम आपको याद दिला रहे हैं। हमारी भूमिका क्या है, हम आपके बीच में क्यों आए हैं? ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो हमारे पास अलग है, आपके पास नहीं। हमसे जितनी मेरी उम्र होगी, उससे ज्यादा उम्र के लोगों ने संघर्ष किया होगा, जो मंच पे बैठे हैं, जो सामने बैठे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम केवल याद दिला रहे हैं दो चीजें। एक कि जिनकी आप तस्वीर लगा रहे हैं और जिनको ये टीका चंदन लगाना बंद कर दीजिए। मैं सहमत नहीं हूं इससे। मैंने माला पहनाया इसलिए, माला तक तो चल जाएगा भाई। ये देवी देवता को जैसे पूजते थे, वैसे बाबा साहब को देवी देवता हमें नहीं बनाना है, क्योंकि बाबा साहब मूर्ति पूजा विरोधी थे, तथागत बुद्ध मूर्ति पूजा विरोधी थे। बाबा साहब तो कहते थे व्यक्ति पूजा मत करो। लेकिन कई बार होता है कि जो लोग जानते ही नहीं, उनके सामने कम से कम तस्वीर होती है तो वो लोग समझते हैं कि हमारे हैं, इसलिए तस्वीर की अहमियत है। वो जो मूर्ति आपने लगाई है ना, जब भी आप मन से कमजोर पड़ेंगे ना और बाबा साहब की मूर्ति के सामने आएंगे, उनकी प्रतिमा के सामने आएंगे, तो हो सकता है आपको हिम्मत मिले कि डरना नहीं है। हमारे ही जैसा, हमारे ही बीच का, हमारे ही जैसी विपरीत परिस्थितियों में हमारा एक पुरखा ऐसा था जो न किसी से डरा, न झुका, और एकदम दमदारी से इस देश में अपनी बुलंदी साबित की।
उन लोगों को जब मौका मिला तो उन्होंने मनुस्मृति लिखी। बाबा साहब को जब मौका मिला तो उन्होंने भारत का संविधान लिखा, जिसमें कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई ऊपर नीचे नहीं, सब बराबर के नागरिक हैं। तो ये मेरा काम है। तो पहला काम ये कि हम अपने नई पीढ़ी के नौजवानों से, महिलाओं से, दो लोगों को मैं संबोधित ज्यादा करता हूं। देखिए, हम पुरुषों से कोई क्रांति वांति होने वाली नहीं है। पुरुष लोग, कितना भी पुरुष जागरूक हो जाए, वो घर के भीतर जाकर के उसकी क्रांति नहीं होगी। घर के बाहर बैठेगा पुरुष, लेकिन एक महिला जब जागरूक होगी तो वो दूसरे घर के भीतर चूल्हे पर बैठकर दूसरी महिला से बात करेगी कि बहन तुम वहां उस कार्यक्रम में आई थी कि नहीं, समतामूलक संघ का कार्यक्रम था, वहां पर ये बात हुई कि भाई हमारा तो हिस्सा कोई और ले गया, हमारे ऊपर तो जाति के नाम पर शोषण हुआ है। तो दूसरी महिला भी जागरूक होगी और अगली बार जब आप लोग कार्यक्रम कराएंगे तो यहां और ज्यादा महिलाएं आएंगी, तब जाकर के आपकी कोई क्रांति आगे बढ़ेगी। महिलाओं के बिना कोई क्रांति नहीं। बाबा साहब ने काम किया है ये। और दूसरा जिसका नाम लेते हैं, महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले। सावित्रीबाई फूले न होती तो क्या ज्योतिराव फूले बन पाते? अधूरे रह जाते। इसलिए हमारे यहां सामाजिक न्याय में सब बराबर हैं। तो सवाल पूछेंगे ना कि फिर जो देश चलता है उसमें सब बराबर हैं कि नहीं भाई? और उसके सवाल में ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि भाई देश चलने का मतलब क्या है। और तब इस चिट्ठी पर आ रहा हूं। देश का मतलब क्या, राष्ट्र का मतलब क्या? आप कहते हैं भारत हमारा राष्ट्र है, अच्छी बात है। तो राष्ट्र का मतलब क्या? हम यहां के नागरिक हैं, ये भी अच्छी बात है। तो जितना तिरंगा एक सवर्ण का है, उतना ही तिरंगा एक दलित का भी है। भारत का संविधान जितना अहमियत रखता है एक सवर्ण के लिए, उतना ही दलित के लिए रखता है। इसका मतलब यह है कि इस देश में जो कुछ भी मौका मिलना चाहिए, जितना ब्राह्मण को मिलना चाहिए उतना दलित को भी मिलना चाहिए, जितना पुरुष को मिलना चाहिए उतना महिला को मिलना चाहिए, जितना अमीर को मिलना चाहिए उतना गरीब को भी मिलना चाहिए, जितना शहर में रहने वालों को मिलना चाहिए उतना गांव के भी लोगों को मिलना चाहिए। तभी ना भारत एक देश बनेगा। लेकिन आपका भारत में स्थिति क्या है बताइए? आपके गांव में कोई बढ़िया, इस पूरे इलाके में कोई डिग्री कॉलेज, कोई स्कूल उस तरह से है जितना होना चाहिए? इसलिए जब हम लोग ये सवाल उठाते हैं कि इस समय इस देश में खतरा क्या है, खतरा यह है कि शिक्षा बर्बाद की जा रही है। कैसे बर्बाद की जा रही है? शिक्षा बर्बाद कर रहे हैं, नौकरी बर्बाद कर रहे हैं। और बर्बाद करने का आसान भाषा मतलब क्या है? दो ही काम होता है शिक्षा को बर्बाद करने का। या तो सबको पढ़ने मत दो, और या तो पढ़ने दो तो ऐसी चीज पढ़ाओ जिससे उसका कोई फायदा ना हो। डिग्री ले लो, डिग्री लेके घूमो। इसलिए बाबा साहब की लड़ाई, महात्मा ज्योतिराव फूले की लड़ाई, साहू जी की लड़ाई, इस तमाम लोगों की लड़ाई का मतलब क्या था? हिस्सेदारी। और इसलिए छत्रपति साहू जी महाराज ने जब अपने दरबार में गणना कराई कि 75 में से 70 केवल ब्राह्मण मंत्री बने बैठे हैं उच्च पदों पर, और मध्य पदों पर 50 में 45 ब्राह्मण बैठे हैं, तो इसका मतलब वो दरबार पूरे राज्य का हुआ क्या? नहीं हुआ। उसमें तो थोड़े से लोगों को बहुत ज्यादा मौका मिल गया, और जो बहुत ज्यादा लोग थे उनको मौका ही नहीं मिला। तब हमारे पुरखे ने, छत्रपति शिवाजी के वारिस छत्रपति साहू जी महाराज ने पहली बार इस भारत देश में 1902 में 50% आरक्षण गैर ब्राह्मण जातियों को दे दिया कि जितना उनका हक है उतना तुम्हारा हक है। 50% लोगों को ये सीटें सुरक्षित की जाएंगी ताकि इनकी हिस्सेदारी हो। तब जाकर के आरक्षण बना, जिसे बाबा साहब जब आए, भारत का संविधान बनाने की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जब बने, तब उन्होंने कहा कि भाई इस देश को राष्ट्र बनना है। अभी ये राष्ट्र है नहीं, क्योंकि बहुत अंतर है यहां के लोगों में। तुमने जातिवाद करके कुछ लोगों को इतना कमजोर बना दिया, कमजोर थे नहीं, कमजोर बनाया। अच्छा, कमजोर रहते तो ये अशोका द ग्रेट कौन है भाई? मौर्य वंश, मगध वंश इतिहास में पढ़ते हैं ना हम लोग। मगध साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य था, पाल प्रतिहार साम्राज्य था, है वंश था, गोंडवाना लैंड था, भीलवाड़ा था,
जाट गुर्जरों की राजे थी, और उनको बाद में क्या बना दिया, उनको कहा कि तुम शूद्र हो। महात्मा ज्योतिबा फूले ने अपनी किताब में लिखा है कि जितने लड़ने वाले लोग थे, ताकतवर लोग थे, जब आर्य बाहर से आए तो जो उनसे झुक गए उनको उन्होंने क्षत्रिय राजपूत बना दिया, जो लड़ गए उनको शूद्र बना दिया। हम शूद्र थे नहीं, हमें शूद्र बनाया गया। इसके लिए ग्रंथ लिखे। तब बाबा साहब ने अपनी किताब में लिखा एनिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश में, जाति का विनाश में कहा इस जाति व्यवस्था को खत्म करना है। तो आज इस देश में सबसे बड़ी लड़ाई क्या हो गई, जाति के नाम पर भेदभाव हो गया। किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कुछ भी नहीं, और दोनों का गैप क्या है, जाति। तो राष्ट्र नहीं बन पाए ना। बाबा साहब ने 26 नवंबर 1950 को दिल्ली में संविधान सभा की बैठक में एक बात कही कि देखो भाई, भारत का संविधान तो बन गया, हमने 15% आबादी दलितों की थी तो 15% आरक्षण दलितों को दे दिया, 7.5% आबादी आदिवासियों की थी तो 7.5% आरक्षण आदिवासियों को दे दिया। ओबीसी की आबादी का पता नहीं है अभी, इसलिए हमने अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16(4) ये सब बना दिए और अनुच्छेद 340 बना दिया है कि पहले जो पिछड़े रह गए, जो न दलित हैं न आदिवासी हैं, लेकिन वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से बहुत पिछड़ गए, इस देश को चलाने में, इस देश को बनाने में, उनके लिए आयोग बनेगा। और उसी अनुच्छेद के आधार पर 2 आयोग बने। पहले काका कालेलकर आयोग बना, ओबीसी के लोगों ध्यान से समझना, काका कालेलकर आयोग बना, नहीं रिपोर्ट लागू हुई। फिर उसी के आधार पर 77 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो मंडल आयोग बना। बिहार के मुख्यमंत्री बीपी मंडल जो ओबीसी समाज से आते थे। एक वाकया सुनिए, ओबीसी लोगों को कई बार लगता है कि हम लोग तो हिंदू हैं, हमें क्या। तो जब बीपी मंडल ओबीसी समाज से आते थे, बिहार में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो गंगा जो नदी बिहार से गुजरती थी उसमें तेल बह गया, वहां से कुछ सामान जा रहा था, उस पर तेल फैल गया और उस तेल में आग लग गई। तो संसद, वहां के विधानसभा में खड़े होकर के कुछ सवर्ण लोगों ने कहा कि जब शूद्र मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा तो गंगा में नहीं आग लगेगी तो क्या होगा इस देश में। ओबीसी के लोगों को यह अपमानित किया गया। तो बीपी मंडल साहब खड़े हुए, कहे देखो गंगा में आग तो तेल रिस गई इसलिए लग गई, लेकिन तुम्हारे सीने में जो आग लगी है ना एक शूद्र के मुख्यमंत्री बनने से, इस हम आग को और लगाएंगे ताकि तुम्हें बराबरी का मनुष्य बना सकें कि तुम शूद्र और ये ब्राह्मण देख करके भेदभाव ना करो, हम सब बराबर हैं। ओबीसी अगर हिंदू होता तो क्यों ये अपमान किया। इसलिए यहां जो हम लोग जुटे हैं, हमारा मतलब क्या है, आसान भाषा में, मैं गांव में हूं, मैं कोई बड़ी भारी बात नहीं आपसे करना चाहता हूं, मैं उसी बात को आसान बना रहा हूं कि जब बाबा साहब ने संविधान बनाया तो उसका मतलब तो था कि इस देश में सबको बराबर का न्याय मिले ना। तो न्याय का मतलब क्या, सबको शिक्षा मिले, सबको जमीन का मालिकाना हक मिले, सबको संपत्ति मिले। कोई बहुत ज्यादा पैसा वाला कोई बहुत गरीब रह जाए तो न्याय तो नहीं हुआ ना। जब ज्योतिबा फूले साहब ने गुलामगिरी लिखी तो क्या लिखा, देखो भाई आपको न्याय इसलिए नहीं मिला क्योंकि आप धर्म की मानसिक गुलामी में जकड़ लिए गए। बाबा साहब ने जाति का विनाश लिखा तो क्या लिखा कि जाति एक ऐसी चीज है जिसने आपसे आपका मौका छीन लिया और थोड़े से लोगों को मौका दे दिया। तो जाति अगर रहेगी तो इस देश में बराबरी नहीं आएगी। अगर धार्मिक अंधविश्वास और कर्मकांड रहेगा तो कोई बड़ा छोटा रहेगा, और जब कोई बड़ा छोटा रहेगा तो बराबरी नहीं होगी। किसी के पास बहुत पैसा है, थोड़े से लोगों के पास बहुत जमीनें हैं, बहुत शिक्षा है, और बहुत बड़ी आबादी इस देश में ऐसी है जिसको न शिक्षा है, न जमीन है, न पैसा है, तो बराबरी कैसी होगी। और जब बराबरी नहीं होगी तो कोई राष्ट्र कैसे बनेगा। फिर कैसे कहोगे कि भारत देश मेरा है। मैं फिर से कह रहा हूं, इस गांव में आपकी जमीन ना हो, आपका घर ना हो, आपको गांव से प्रेम होगा क्या। लेकिन गांव से इसलिए प्रेम आपको करना पड़ेगा कि गांव आपका था। फिर आप लड़ेंगे लड़ाई कि मेरी जमीन को कब्जा किसने कर लिया, हमारी शिक्षा को कौन रोक लिया, हमारे रोजगार को कौन रोक लिया, हमारे पैसे को कौन छीन लिया।
ये पूरी लड़ाई जिन तस्वीरों को आपने रखा है, जो समता मूलक संघ बनाने का मकसद है, उसका नाम ही है समता। समता मतलब सब बराबर होंगे। वो बाबा साहब के सपनों का भारत होगा, वो ज्योतिबा फुले के सपनों का भारत होगा, वो भारत के संविधान का सपनों का भारत होगा। हमारी लड़ाई बराबरी की है। इसलिए ये जो चिट्ठी लिखी गई, उसमें जब आरक्षण की बात कही गई तो आरक्षण इसलिए लाया गया क्योंकि बराबरी नहीं थी। आरक्षण इसलिए नहीं लाया गया कि दलित, पिछड़े, आदिवासी कमजोर थे, उन्हें बैसाखी देनी थी। आरक्षण इसलिए लाया गया कि इस देश में बड़ी बड़ी कुर्सियों पर जो बैठे थे ना, वो घोर जातिवादी थे। एकलव्य का अंगूठा काटने वाले द्रोणाचार्य बहुत बड़े गुरु थे ना, लेकिन काट लिया एकलव्य का अंगूठा। तो आरक्षण इसलिए नहीं है कि एकलव्य कमजोर है, आरक्षण इसलिए है क्योंकि द्रोणाचार्य भेदभाव करता है जाति के नाम पर, इसलिए आरक्षण लाया। और चिट्ठी में आपने क्या कहा कि आरक्षण नहीं मिल रहा, सही बात है। अब इसको आसान भाषा में समझिए। आपके गांव में एक स्कूल है, मान लीजिए एक स्कूल में 100 बच्चे पढ़ेंगे, तो बाबा साहब का संविधान कहता है कि इस 100 में जितने ओबीसी हैं वो 52% हैं, चलो उनको आरक्षण मिला 27%, तो 27 बच्चे ओबीसी घर के आएंगे, 15 बच्चे दलित घरों से आएंगे, 7 साढ़े 7 बच्चे, अगर वो केंद्रीय विद्यालय का है तब मैं बता रहा हूं, राज्य में तो अलग अलग आंकड़ा होता है आरक्षण का, तो वो आदिवासी होंगे। और बाकी लोग क्या होगा, स्कूल में सबके घरों के बच्चे होंगे। तो जब स्कूल को आप देखेंगे तब लगेगा कि पूरे गांव का स्कूल है, इसमें सबकी हिस्सेदारी है ना। तो ये है सरकारी शिक्षा में आरक्षण। अब उस सरकारी स्कूल को किसी ने प्राइवेट हाथों में बेच दिया, गांव का सबसे अमीर आदमी उस स्कूल को खरीद लिया कि अब हम इस स्कूल में सबको पढ़ाएंगे। तो वो अमीर आदमी क्या करेगा, अमीर आदमी ये सोचेगा कि हमने स्कूल खरीदा है, और वो व्यापारी है, तो व्यापारी ये थोड़े सोचेगा कि मुझे गांव का विकास करना है। व्यापारी हमेशा ये सोचता है कि मेरा 100 रुपया 500 रुपया कैसे बन जाए। सरकार और राज्य क्या सोचती है, ये जो 500 रुपया है ये 500 लोगों में बराबर कैसे बंट जाए कि किसी की जेब में पैसा न रहे तो भी उसे अच्छी शिक्षा मिले। किसी की जाति अगर दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, इसके आधार पर उसको कोई पढ़ने से न रोके, उसको नौकरी से कोई ना रोके। इसकी जिम्मेदारी किसकी है, राज्य की, यानी सरकार की। तो सरकार का मतलब क्या होता था, शिक्षा सरकार का काम होगा, रोजगार देना सरकार का काम होगा, तभी ना सबको न्याय मिलेगा। आप वोट क्यों देते हैं भाई, लोकतंत्र में वोट देते हैं ना, तो वोट क्यों देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप अपना नेता चुनते हैं। नेता क्यों चुनते हैं, कि वो आपके लिए काम करेगा। आपने वोट देकर के अंबानी अडानी को व्यापारी चुना है क्या, नहीं चुना ना। तो व्यापारी आपके वोट से बना नहीं है, तो वो आपका काम करेगा कि अपना व्यापार बढ़ाएगा। सीधी सी बात है, आसान। तो सरकार की जिम्मेदारी बाबा साहब के संविधान से ये थी कि भाई इस देश में बड़ी गरीबी है, तो कोई गरीब न रह जाए शिक्षा से वंचित, इसलिए सरकारी शिक्षा होगी, सरकारी स्कूल बनेंगे, सरकारी डिग्री कॉलेज बनेंगे, सरकारी नौकरी होगी। कोई दलित है, कोई पिछड़ा है जिसको सदियों से पढ़ने का मौका नहीं दिया तुमने, महिलाएं हैं, तुमने कहा कि अगर वेद पढ़ ले तो शीशा पिघला डाल दो, पढ़ने का मौका ही नहीं दिया। तो अब देखो भारत आजाद हो गया, लोकतंत्र आ गया, भारत का संविधान बन गया, तो सबको शिक्षा मिले, हर जाति हर धर्म को मिले, हर लैंगिक आधार पर मिले, गरीब कमजोर को भी मिले। ये जिम्मेदारी किसकी, उस नेता की जिसको तुमने वोट देकर के नेता बनाया था। ये राज्य की जिम्मेदारी थी। अब राज्य क्या कर रहा है, आपकी शिक्षा और रोजगार दोनों को व्यापारियों के हाथों, पूंजीपतियों के हाथों बेच रहा है। अब इससे नुकसान क्या हो रहा है, सरकारी अगर स्कूल था तो उसको चलाता कौन था, सरकार। तो सरकार 1 रुपए फीस लेती थी। बहुत बुजुर्ग लोग बैठे हुए, आप लोग जानते होंगे सर, मैं 300 रुपए सालाना फीस थी, तब मैं पढ़ पाया इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। वही फीस मुझे अमन भाई ये लगता है कि 3000 भी होती ना तो शायद हम नहीं पढ़ पाते। हम लोग इस परिवार से थे, अगर 300 रुपया की बजाय वो 3000 होती तो हम नहीं पढ़ पाते।
1 रुपए फीस हुआ करती थी, गांव में लोग चले जाते थे, पढ़ते थे, थोड़ा समय बना, हाथ से जो कुदाल फावड़ा चलाने वाले हाथ थे, जो मैला उठाने वाले हाथ थे, जो श्रम करने वाले हाथ थे, पीढ़ियां खप गई उसी काम को करते हुए, कि तुमने जानबूझ के उनको कह दिया कि तुम मैला ढोगे, तुम किसान हो, तुम मजदूर हो, तुम ये हो, तुम वो हो। हमारे पुरखों ने जब संघर्ष किया तो उस पूरे संघर्ष से हासिल क्या हुआ कि जिन हाथों में कुदाल फावड़ा था उन हाथों में कलम पकड़ाई, और कलम पकड़ाई तो बाबा साहब की बात याद आई कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये पूरी लड़ाई है सामाजिक न्याय की, समता मूलक समाज की लड़ाई, शिक्षा की लड़ाई। और ये दिखा भी, जितने लोगों को शिक्षा मिली, मंच पे जितने लोग बैठे हैं, मैं, आप, अगर हम लोग पढ़े लिखे ना होते, हम अपना इतिहास न जान पाते। तो हो सकता है इस गांव में आज समता मूलक संघ बाबा साहब को, बुद्ध को याद करते हुए कार्यक्रम न कर रहा होता, त्रिशूल तलवार लेकर के मस्जिद के सामने जाता और कहता कि मस्जिद में खुदाई होगी, यहाँ कुछ और मिलेगा, शिवलिंग मिलेगा, मस्जिद के नीचे मंदिर है, अब मुसलमानों को देश से भगाना है। यही सब करता ना भाई, देश में हो रहा है ना भाई। आपके यहाँ थोड़ा कम हो रहा है, घूमने का मन हो मेरी तरफ आइएगा, हर दूसरे दिन यही सब चल रहा होता है। महाराष्ट्र की जमीन तो सामाजिक न्याय की जमीन है, ज्योतिबा फुले की जमीन है। यहाँ तो आप लोग जागरूक लोग हैं और मुझे बहुत याद कर रहे हैं। आप लोग ज़्यादा मुझे बुला लेते हैं, मैं भी जोश में यहाँ बोल देता हूँ, और वहाँ जाता हूँ तो पता चला हमारा प्रोफेसर रतनलाल, उनको जेल में डाल दिया था। जेल में डाल दिया भाई, एक फेसबुक पर लिख दिया 2 लाइन तो जेल में डाल दोगे। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत हैं, दोनों दलित समाज से आते हैं, विश्वविद्यालय में घुस करके कह रहे मारेंगे तुमको। क्यों? क्योंकि उन्होंने किताब से कोट कर दिया कि भाई वो उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, उनका विचारधारा उनसे मेल नहीं खाती। इस देश में ये हो रहा है। आपके राज में बुलडोजर नहीं चल रहा। बुलडोजर मतलब समझते हैं? हमारे यहां कानून बाबा साहब ने जो सब लड़ करके दिया, कानून है, कानून का राज है, और आप क्या कर रहे हैं? बुलडोजर चला रहे हो। वो बुलडोजर किसी इमारत पर नहीं चल रहा है साथियों, वो बुलडोजर भारत के संविधान पर चल रहा है, रूल ऑफ लॉ पर चल रहा है, सामाजिक न्याय पर चल रहा है। इसलिए शिक्षा की बात मैं आपसे करने आया हूं। एक ही बात करूंगा बस, शिक्षा की। बाकी तो देश में बहुत कुछ हो रहा है, आप लोग भी जानते हैं, आप लोग जागरूक लोग हैं तभी यहां बैठे हैं साहब। आप भी अपने आसपास गांव में खोजिए, कितना सरकारी स्कूल अच्छा बचा है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है, सरकारी स्कूल में मास्टर है, सरकारी अस्पताल में दवाई मिलती है। अब एक बात बताइए, मेरे अब जो प्राइवेट स्कूल बिक गया, आपके गांव का स्कूल एक व्यापारी ने खरीद लिया, तो वो पैसा कमाएगा ना, उससे उसकी चिंता थोड़ी होगी कि सबका विकास हो, क्योंकि उसको वोट देकर के व्यापारी तो आपने बनाया नहीं है। तो क्या करेगा? जो 300 रुपए फीस थी उसको 3 लाख करेगा, जो 1 रुपए फीस थी उसको 1000 करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? उसको पैसा कमाना है। और पैसा एक स्कूल में, एक विश्वविद्यालय में, एक डिग्री कॉलेज में कहां से आता है? फीस से आता है। सरकार पैसा देती थी तब हम लोग कम पैसे में पढ़े, और सरकार का पैसा क्या उनके घर का पैसा था क्या? अरे हमारी आपके लोग ही पैसा देते हैं तो वो सरकार के पास जाता है। आप एक दिया सलाई, एक माचिस खरीदते हैं ना, तो भी आप टैक्स देते हैं। आपका पैसा सरकार के पास जाता है, और सरकार का काम यह होता है कि सबको बराबर से पैसा बांटो, ताकि किसी को शिक्षा रोजगार में कोई पीछे न रह जाए। तो हमारा ही पैसा था, हमारे ऊपर खर्च हो रहा था, हमारी शिक्षा पर खर्च हो रहा था, हमारे रोजगार पर खर्च हो रहा था। सरकारी नौकरी, जितने लोग बैठे हैं, जो अभी नागराले साहब से बात हो रही थी कि ठेके पर नौकरी रख रहे हैं भाई, तो ठेके का मतलब क्या? मान लो मैं ठेके पे हूं, और मैं हूं ठेके पर, मैं परमानेंट प्रोफेसर नहीं हूं। भ्रम में मत रहिएगा कि इतना बोलता है, हो सकता है परमानेंट हो। नहीं है भाई, हो सकता है यहां नागपुर से जब वापस दिल्ली पहुंचे तो हटा न दिया जाए, बहुत खतरा है। लेकिन अब चूंकि आप लोग बाबा साहब की बात करते हैं, फुले साहब की बात करते हैं, भारत के संविधान की, तो लगता है कि अगर वो लोग भी डर गए होते तो हमारे लिए कुछ कर नहीं पाते। वो नहीं डरे, इसलिए हमारे लिए बहुत कुछ कर गए। तो हम अगर डर जाएंगे तो आगे तो कुछ बचेगा ही नहीं साहब। इसलिए मैं आपसे एक अपील करने आया हूं, यही बात करूंगा, ज्यादा देर नहीं बोलूंगा। ये अपील क्या है साथियों? जब वो आपका स्कूल बिक गया ना, जब वो आपका डिग्री कॉलेज बिक गया ना, जब आपका विश्वविद्यालय बिक गया ना, तो उसे कोई उद्योगपति खरीदता है,
और उद्योगपति खरीदेगा तो क्या करेगा? जैसे रेलगाड़ी चलती थी तो रेलगाड़ी सरकार की होती थी, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये, 20 रुपये टिकट होता था, सब लोग जाते थे। उसी रेलगाड़ी को प्राइवेट ने खरीदा तो जो 2 रुपये का टिकट था वो 20 रुपये का कर दिया, जो 50 रुपये का टिकट था वो 500 रुपये कर दिया कि नहीं? आप लोग तो जानते होंगे। जितनी चीज सरकारी बिकी है प्राइवेट में गई है, उसमें कोई सस्ती हुई है क्या? कोई सरकारी अस्पताल में आप भी जाते थे, दवाई मिलती थी थोड़ी बहुत, प्राइवेट में वही दवाई फ्री में मिलेगी कि उसका महंगा पैसा लगेगा? ये हो गया, ये है प्राइवेटाइजेशन। सरकारी चीज को प्राइवेट हाथों में बेच दो। तो हमारी शिक्षा को, सरकारी शिक्षा को, जिस सरकारी शिक्षा ने भरोसा इस देश के नागरिकों को दिया था, तुम्हारी जेब में पैसा होगा कि नहीं तुम्हें शिक्षा मिलेगी, तुम्हारी जाति खराब है कमजोर वाला, हालांकि कोई खराब और कमजोर जाति होती नहीं, ये तो उन कुछ दिमाग के, जिसको ज्योतिबा फुले कहते थे कलम कसाई, उन्होंने बना दिया, कहा कि तुम शूद्र हो। अरे किस बात का शुद्ध? 500 महारों को मौका मिला 1 जनवरी 1818 को, तो भीमा कोरेगांव कर दिया और दिखा दिया कि हमारे अंदर कितनी ताकत है, और तुम हमको कहते हो कि कमजोर थे। इस देश में जब जब एक ओबीसी को, एक दलित को, एक आदिवासी को मौका मिला, उसने साबित किया, चाहे शिक्षा में, रोजगार में, देश चलाने में, कहीं भी। इसलिए कोई कमजोर हम नहीं है, किसी से दब के मत रहा करिए। आप कहिए कि कमजोर तो तुम थे जो तुमको मंदिर का चंदे से जीवन यापन करना पड़ा, हम तो श्रम करके जीवन यापन करते थे, हम लोग मेहनत कश लोग हैं, और तुम मंदिर में बैठ के आरक्षण लिए हो। 100% आरक्षण इस देश में जानते हैं कब से लागू है? जब से मंदिर में पुजारी बन गए। बाबा साहब अपनी किताब जाति का विनाश के आखिरी पन्ने पर लिखते हैं, जाति खत्म करने के लिए रोटी बेटी का संबंध करो, आओ दलितों पिछड़ों अपना दिल बड़ा करें, आपस में अंतर जाति विवाह करें, जाति टूटेगी। रोज दूसरे के साथ बैठकर खाएं, एक साथ एक थाली में खाएं, क्योंकि हम सब एक जैसे, हमारा दुख एक है। और उसी में बाबा साहब कहे कि पुजारी बनाने के लिए इम्तिहान होगा, जाति देखकर पुजारी नहीं बनेगा, तब जाकर जाति खत्म होगी। बाबा साहब ने कितनी महत्वपूर्ण किताब लिखी है। इस देश में कोई आंदोलन ही नहीं हुआ जाति खत्म करने का। जिसने जाति का सबसे ज्यादा फायदा लिया ब्राह्मणों ने, सवर्णों ने, उन्होंने कभी जाति के विनाश का कोई काम किया क्या? थोड़ा बहुत किया, वो जातिपात तोड़क मंडल, उसमें भी संतराम बीए जैसे लोग थे, तब हो पाया। हमारे पुरखों को तो हमें पढ़ने ही नहीं दिया गया। इसलिए मैं साथियों यही बात कहने आया हूं कि जैसे जैसे ये मौका होना था कि शिक्षा थोड़े से लोगों को मिली, तो वो सीना तान के खड़े हो गए और कहे कि हमारा हक कहाँ है बताओ, इस देश को चलाने में हम लोग कहाँ हैं बताओ। इसलिए उन्होंने शिक्षा बर्बाद कर दी है। नई शिक्षा नीति 2020 ने सरकारी स्कूल, सरकारी डिग्री कॉलेज और सरकारी विश्वविद्यालयों को धीरे धीरे प्राइवेट हाथों में बेचने का पूरा काम कर दिया है और बिकना शुरू हो गया है। एक उदाहरण दूं, सरकारी अस्पताल में जाते थे, हालांकि हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल अच्छे थे भी नहीं, लेकिन मान लीजिए आपको अब ये देखिए थोड़ी बातें और कर रहा हूं, अगर भगवान ही सब कुछ की मुक्ति का कारण होता तो ज्योतिबा फुले अपनी किताबों में लिखते हैं कि तुम्हें अगर बीमारी होती तो भगवान के पास जाते। अगर मान लीजिए मुझे सर दर्द मेरा कर रहा है, मैं बहुत दूर से सफर करके आया हूं, तो मैं जाऊं एक हनुमान चालीसा पढ़ने लगूं, सर दर्द ठीक हो जाएगा? रामचरितमानस पढ़ने लगूं ठीक हो जाएगा? नहीं भाई, एक टैबलेट खाऊंगा 10 मिनट में ठीक हो जाएगा। होता है कि नहीं? ज्योतिबा फुले का एक नाटक है तृतीय रत्न। उस नाटक में ज्योतिबा, मैं बार बार ये सुनाता हूं लोगों को, गांव के लोगों, इसको समझिएगा आसानी से। मानसिक गुलामी। एक आदमी बहुत गरीब था, कमजोर था, पंडित जी के पास गया, क्योंकि ज्ञानी तो वही लोग माने जाते थे, तो उनसे जाकर कहा कि मेरे जीवन में बड़ा दुख है साहब। तो उसने कहा कि हम तुम्हारा पतरा देख रहे हैं कि शनि तुम्हारा ठीक नहीं है, शनि ठीक नहीं है। तो कहा कैसे ठीक होगा? कहा हवन कराना पड़ेगा। कहे कैसे होगा? कहा बड़ा पैसा खर्च होगा। कितना खर्च होगा? 10,000 खर्च होगा मान लो। आदमी कहा कि ये तो ज़्यादा है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। पंडित ने कहा कि अच्छा चलो 50% सेल लगा देते हैं तुम्हारे लिए, 5,000 में कर देंगे। उसने कहा नहीं साहब 5,000 भी नहीं है। करते करते वो आदमी से पंडित जी बोले कि अच्छा चलो
100 रुपया दे दो, 1 हफ्ते के लिए तुम्हारा शनि ठीक कर देता हूँ। ज्योतिबा फूले लिखा है। तुम्हारा फिर जब पैसा हो जाए तो करवा लेना। उस आदमी ने पैंट खोल के दिखाया, कह रहा मेरी जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं है। ब्राह्मण नाराज होकर खड़ा होकर बोला कि जब तेरी जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं है तो जा बच्चा, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम किसी मंदिर के खिलाफ क्यों बोलेंगे? बस हम एक सवाल पूछते हैं, मंदिर हमारा था तो मंदिर में हमको जाने क्यों नहीं दिए? आसान सवाल है ना। मंदिर हमारा था तो महिलाओं को मंदिर में क्यों नहीं जाने दिए? महिलाएं पुजारी क्यों नहीं बनी मंदिर में? सारे पुजारी पुरुष ही क्यों बने? हमारे सवाल है, हम आपका विरोध नहीं कर रहे। जाओ भाई, तुम अपना मंदिर, अपने देवी देवता लेके जाओ। हमारे पुरखों ने हमको सिखाया है। इन्होंने क्या कहा? इन मंदिरों से मुक्ति मिलती तो इस देश में तो जाने कितने मंदिर थे। मुक्ति किससे मिली? स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय से। उससे पढ़ाई मिली, तब जाकर के मुक्ति मिली। इसीलिए ज्योतिबा फूले को घर से किस काम के लिए निकाला गया? मंदिर खोलने के लिए नहीं, स्कूल खोलने के लिए। हमारे पुरखों ने स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की लड़ाई लड़ी। हमारे पुरखों ने शिक्षा की लड़ाई लड़ी और सरकारी शिक्षा आज नई शिक्षा नीति के नाम पर बेच दी गई है। आसान भाषा में इतना ही बता रहा हूं। और बेचने का मतलब यही है कि जो शिक्षा 500 रुपए, 1000 रुपए मिलती थी, उसी शिक्षा का आप 50,000, 1 लाख देना पड़ेगा। 1 लाख रुपया किसके पास है? इस देश में अगर आप एक नक्शा बनाइए, एक तरफ रखिए दलित, पिछड़ा, आदिवासी और सवर्ण, और दूसरी तरफ गरीब और अमीर, दोनों नक्शे को एक के ऊपर एक रख दीजिए। 90 से 95% गरीब, 90 से 95% दलित, पिछड़े, आदिवासी में पाए जाएंगे। आसान भाषा में ये बात सही है कि नहीं? जमीन का मालिकाना हक आपके गांव में पता नहीं, मेरे यहां तो एकदम साफ बंटवारा है साहब। जातियां देख करके जमीन है, दलितों के पास जमीन है ही नहीं। इस देश में 15% दलित हैं और 1% से भी कम जमीन उनके पास है। तो जब नक्शा बना के दोनों को रखेंगे तो गरीब कौन? यही बहुजन। सबसे कमजोर कौन? यही बहुजन। था नहीं, किया गया, क्योंकि उसका मौका छीना गया। उसे रोहित वेमुला बनाया गया, उसे पायल तड़वी बनाया गया, उसे एकलव्य बनाया गया, उसे शंभुक बनाया गया। वो कमजोर था नहीं, उसे कमजोर बनाया गया। तब जाकर के हम आपसे अपील करने आए हैं, वर्धा के गांव के लोगों, दूर तक सोचिएगा। सरकारी शिक्षा बर्बाद हो गई, 1 लाख रुपए फीस हो गई, कैसे आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? इतना ही नई शिक्षा नीति ने किया है, क्योंकि सरकार पैसा नहीं देगी। अब पैसा कहां से लेना है? व्यापारी देगा। तो व्यापारी पैसा लगाएगा तब पैसा मिलेगा। इतना ही नई शिक्षा नीति ने किया है। आसान भाषा में, कोचिंग करो, कोचिंग में फीस दो 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, उसके बाद डिग्री लेने जाओ। क्यों? क्योंकि मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूं। दिल्ली कभी जाइए तो अशोका, गलगोटिया, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी बनी है, बड़ी बड़ी मॉल की तरह खड़ी है। आप उसमें जाएंगे, हमारे आपके घर के बच्चे जाते हुए डरते हैं कि अरे ये क्या खड़ा है, इतना बड़ा माल, इतने बड़े लोग। एक आदमी गांव का चला गया साहब, शहर में देखने लगा बिल्डिंग। दूसरा आदमी जो धूर्त था वो देखा, कहा कि गांव वाला है, इसको लूट लेना है। तो उसने कहा ये सरकारी बिल्डिंग है, इसको देखना गुनाह है। तो कहा नहीं साहब, मैं तो इसमें गिन रहा था कितने फ्लोर है। गांव से था, पहली बार गांव से वहां गया था। तो कहा कि इसका तो जुर्माना लगता है। तो कहा कैसे? तो कहा 5 रुपया हर मंजिल के हिसाब से तुमको जुर्माना देना पड़ेगा। कितनी मंजिल है? तो कहा 25। तो कहा 25 गुणे 5, इतना रुपया तुम्हारा बन रहा है, इसको दो। पैसा ले चला गया। तो जो दूसरा उसके साथ शहर वाला था वो आके बोला क्या वो हुआ? तो उसने ये बात बताई। तो उसने कहा मैं तुमको समझा रहा था ना, शहर वाले बहुत लूट लेते हैं, देखो तुमको मूर्ख बना के चला गया ना। ऐसा कोई नियम नहीं होता कि सरकारी बिल्डिंग किन लोगे तो पैसा लगेगा। तो गांव वाला क्या बोल रहा है? अरे वो क्या मूर्ख बनाएगा, मूर्ख तो हम उसे बना गए। ये 30 मंजिला बिल्डिंग थे, हमने उसे 25 ही बताया है। हम गांव वाले बड़े सीधे साधे लोग होते हैं। लेकिन अब सीधे साधे मत बने रहिएगा, क्योंकि आपका सब कुछ भविष्य लूटा जा रहा है। इसीलिए समझदारी कौन ले आएगा? शिक्षा। तो नई शिक्षा नीति में बहुजनों का भविष्य खत्म किया जा चुका है। और आज भी मैं कह रहा हूं, खत्म कैसे किया गया? 2019-18 तक इस देश के 596 कुलपति जो थे, उनमें 6 कुलपति दलित, 6 कुलपति आदिवासी और 36 ओबीसी थे। 550 कुलपति सवर्ण भरे बैठे थे। मैंने आरटीआई लगाई थी 2020 में,
और 1 जनवरी 2020 को जो देश के विश्वविद्यालयों में पता है 90% वो लोग हैं जो 10% आबादी रखते हैं, और जिनकी आबादी 90% है वो 10% भी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं शिक्षा बर्बाद हो गई। जब सरकारी शिक्षा हो जाएगी तो आरक्षण खत्म। भाई प्राइवेट में तो आरक्षण है नहीं, सरकारी नौकरी खत्म हो गई तो आरक्षण खत्म हुआ कि नहीं हुआ बताइए। प्राइवेट में ठेकेदार आरक्षण देख के नौकरी देता है क्या? इसलिए बहुजनों का भविष्य भारत के संविधान में है। बहुजनों का भविष्य राष्ट्र और राज्य को मजबूत करने में है। बहुजनों का भविष्य शिक्षा और रोजगार में है। बहुजनों का भविष्य इस देश को बराबरी का देश बनाने में है। बहुजनों का भविष्य मंदिर मस्जिद की लड़ाई में नहीं है। बहुजनों का भविष्य रोज ये इस पार्टी उस पार्टी करके भारत का संविधान लूट रहे हैं और पूंजीपतियों को पूरा देश बेच रहे हैं, इसमें भारत का भविष्य नहीं है। स्कूल कॉलेज इसलिए जरूरी था कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो अपना जीवन बदलेगा, परिवार का जीवन बदलेगा। इसी समय इसी गांव में पूछ लीजिएगा साहब, जिन लोगों ने 1 रुपया बचाकर अपने बेटा बेटी को पढ़ाया, उसमें भी लोग बेटे को ज़्यादा पढ़ाते हैं, बिटिया को नहीं पढ़ाते। महिलाओं को, यहाँ इतनी सारी महिलाएं लोग बैठी हुई हैं और पुरुषों को भी ये बात अच्छे से पता है। मैं जब पढ़ा तो मेरे लिए ज़्यादा मौका मिला, मेरी बहन को मौका कम मिला। जब ग्रेजुएशन करने लगी तो कहा शादी कर दो इसकी। बहन ने एक दिन मैसेज किया, बड़ी बड़ी बात बतियाते हो जाके बाहर और तुम मेरे लिए नहीं बोलोगे। तब जाकर घर में लड़ा और मैंने कहा कि इसकी भी शादी नहीं होगी, ये जब तक पढ़ेगी, जब तक अपने पैर पे खड़ी ना हो जाए, इसका शादी नहीं होगी। ये है बाबा साहब के सपनों का भारत। सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, इसलिए। और बराबर का हक कब मिलेगा? जब उसको पढ़ाई करने का मौका देंगे, जब उसको अपने पैरों पर खड़े होने का मौका देंगे। आज इस देश में आपके भारत के संविधान को प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है और उसी समय लोग भगवा संविधान बना रहे हैं, बाबा साहब को अपमानित कर रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और हमारे प्रोफेसर रतन लाल 2 लाइन लिख दें तो जेल में भेज दे रहे हैं। प्रोफेसर रविकांत लखनऊ विश्वविद्यालय के थे, जेल में भेज रहे हैं उनको। कल को हमें भी कर सकते हैं, कल को आयोजकों को कह लेंगे कि भाई आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में डाल दो। प्रोफेसर हनी बाबू हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के थे, उनको 2 साल से जेल में डाले हुए हैं। प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े बाबा साहब की रिश्तेदारी में आते हैं, बहुत बड़े विचारक हैं, 2 साल से जेल में है भाई। हम आप तो फिर भी फ्री हैं, यहां खड़े हैं। तो हमारी आपके हिस्से की लड़ाई कोई और लड़ रहा है तो कम से कम अपने हिस्से की लड़ाई लड़े। तो आखिरी निवेदन मेरा है, पता नहीं मेरी बात कितनी बन पाई, लेकिन मैं हर जगह केवल एक अपील कर रहा हूं, इस देश को बचाना है तो पहला काम भारत के संविधान को बचाना होगा। इस देश को बचाना है तो सरकारी शिक्षा, सरकारी नौकरी और सरकारी संपत्ति को बचाना होगा, क्योंकि उसे हमारे पुरखों ने बनाया था और उसे ये लुटेरे कुछ बेचने आ गए, अपने दोस्तों के हाथों बेच रहे हैं। इस देश को बचाना है तो साझी सांस्कृतिक विरासत को बचाना होगा। हम सब मिलजुल करके रहें, किसी के इस खिलाफ नफरत ना हो, किसी के खिलाफ हमें नफरत नहीं करनी है। इस देश को बचाना है तो बहुजनों, 90% वंचित शोषित लोगों, किसानों, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, आदिवासियों, सबको लेकर के एक सवाल पूछने की जरूरत है कि यह देश हमारा है तो इसकी सारी चीज़ों में हमारी बराबर की हिस्सेदारी है। हम इस देश को अच्छा बनाने के लिए, इस भारत के संविधान को बचाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, भगत सिंह, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज और तमाम नारायण गुरु से लेकर के पेरियार, तथागत बुद्ध, कबीर, रैदास, इन लोगों के भारत को बचाने के लिए अपने बच्चों को पढ़ाइएगा। 2 रोटी कम खाइएगा लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिएगा। घर में पुताई रंगाई ना हो चल जाएगा, उनको किताब खरीद के दीजिएगा। अपने बच्चों के हाथ से कुदाल फावड़ा पकड़ने की उम्र में उनसे छून करके कलम पकड़ाने की कोशिश करिएगा। अपने बच्चों को शिक्षा दिलाइएगा। वही बाबा साहब चाहते थे। बाबा साहब ने अपना परिवार बर्बाद कर दिया ताकि हमारा परिवार आबाद हो सके। ज्योतिबा फूले अपना परिवार छोड़ दिए ताकि हमारी पीढ़ियां बदल सकें। भारत का संविधान लागू कराने के लिए, भारत के वंचितों शोषितों की लड़ाई जीतने के लिए जाने कितने लोग मार दिए गए।
और हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कितना हमारा सब लूटा जा रहा है। इसलिए अपील करने आया हूं, नागपुर वर्धा के इलाके में आप सभी गांव वासियों का मैं बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने हमें यहां पर बुलाया। हम तो नहीं जानते थे नागराले साहब को, लेकिन इन्होंने कहा कि बाबा साहब को याद करते हुए हम समता मूलक संघ का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो जहां हम नहीं भी जानते थे, हमने कहा कि जहां बिरसा, फुले, अंबेडकर, पेरियार हों, वहां तो रिश्ता अपने आप हमारा बन जाता है, और हम आज आपके बीच में हैं। लेकिन यह भाषण, ये बातचीत, ये इतना आयोजन अर्थहीन हो जाएगा जब आज के बाद अगर इस पर हम काम नहीं करेंगे। आयोजक समिति के लोगों से भी मेरा अपील है कि इस मुहिम को और आगे बढ़ाया जाए, लोगों को जोड़ा जाए, लोगों को प्रेम मोहब्बत से एक किया जाए। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों सब लोग एक हो जाओ, क्योंकि हम सब की बीमारी एक है तो इलाज भी एक ही होगा। हम सबको जाति के नाम पर गरीब किया गया है और इस देश को लूटा गया 10% लोगों द्वारा 90% लोगों का। इसलिए आइए एकजुट हों, इस पूरी मुहिम को आगे ले चलें, शिक्षा बचाने की लड़ाई लड़ें, सरकारी स्कूल बचाया जाए, सरकारी डिग्री कॉलेज बचाया जाए, सरकारी अस्पताल बचाया जाए, सरकारी नौकरी बचाई जाए, और सरकार में बैठे अगर लोग भारत के संविधान के खिलाफ काम करें, बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के खिलाफ काम करें, तो उनके खिलाफ भी आवाज उठाई जाए। मूर्ति बना करके बाबा साहब पर माला टहलाने वाले और दिल में गोट से गोलवलकर हेडकवार को जीने वाले क्या आपके हितैषी होंगे क्या? अरे भाई, बाबा साहब को जीते हो तो इस देश में सबको बराबर का हक दो, तब जाके बाबा साहब के तुम वारिस हो। इसलिए इस आयोजन में आए हुए सभी गांव वालों, सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं दिल्ली से चल करके आया हूं और आपसे केवल एक अपील करके जा रहा हूं। हमारे सामने आने वाला कल बहुत खतरनाक है और ये सब हमारे सामने हो रहा है। हमारे सामने शिक्षा बेची जा रही है, हमारे सामने नौकरी बेची जा रही है। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, सरकारी नौकरियां बेच दी, कोरोना में लाखों करोड़ों लोग मार दिए गए, सब नौकरी छूट गई, और 2 व्यापारी 500 गुना उनकी संपत्ति बढ़ गई। जिस समय देश में लोग मारे जा रहे थे उस समय व्यापारियों की संपत्ति बढ़ रही है। वही व्यापारी कल को उनको चुनाव लड़वाएगा, ईवीएम गायब करके वो चुनाव जीत जाएगा, फिर हिंदू मुस्लिम करवाएगा, और हमारे आपके बच्चों का भविष्य का क्या होगा भाई? हम लोग बचपन में हमसे लोग पूछते थे कि बच्चे क्या कर रहे हो, तो हम कहते थे 10वीं कर रहे हैं, 12वीं कर रहे हैं, हाई स्कूल कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं। क्या बनोगे बड़े होकर? डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, आईएएस पीसीएस बनेंगे। और आज आपके बच्चों को क्या कहा जा रहा है? बच्चा क्या कर रहा है? हनुमान चालीसा पढ़ता है, कौन सा नौकरी करता है? त्रिशूल तलवार लेकर के मस्जिद पर हमला करने जाता है, यहाँ खुदाई करो, वहां खुदाई करो। अरे ये हमारे बच्चों का काम का है क्या? इस देश में हमारे बच्चों के लिए यही चिंता है? मंदिर के नीचे मस्जिद, मस्जिद के नीचे मंदिर। अरे खुदाई कर रहे हो तो थोड़ा गहरी खुदवाना, कहीं हो सकता है तथागत बुद्ध की कोई मूर्ति निकलेगी। इस देश को बुद्ध का देश बनाया गया। इसलिए आप सभी से केवल अपील, बहुत बुरा वक्त आ रहा है, क्योंकि साहब हमसे पूछा जाएगा ना कि तुम्हारी आंखों के सामने शिक्षा बेची जा रही थी, संविधान खत्म किया जा रहा था, बाबा साहब कह के गए थे, बड़ी मुश्किल से ये कारवां यहां तक लाया हूं, इसे आगे ले जाना, और आगे न ले जा पाओ तो वहीं छोड़ देना जहां तक मैं पहुंचाया हूं। ईमानदारी से बताओ गांव वालों, क्या हमारी आंखों के सामने बाबा साहब का कारवां मीलों पीछे नहीं जा रहा है? शिक्षा बर्बाद कर दी, रोजगार बर्बाद कर दिया, संविधान पर हमला हो रहा है, रोज हिंदू मुस्लिम का दंगा हो रहा है, और बहुजनों को जब उनका हक चाहिए होता है तो उनको भटका दिया जाता है कि तुम हिंदू हो। अरे हम हिंदू थे तो जितेंद्र मेघवाल की हत्या क्यों हुई? अगर हम हिंदू थे तो प्रोफेसर रतन लाल हिंदू नहीं थे क्या? उनको जेल में क्यों डाला तुमने? अगर हिंदू है तो प्रोफेसर हनी बाबू, अनिल तुमड़े हिंदू नहीं थे क्या? अगर ओबीसी हिंदू थे तो आज के दिन मध्य प्रदेश के ओबीसी मध्य प्रदेश बंद कर रहे थे क्योंकि उनका आरक्षण खत्म कर दिया। ओबीसी हिंदू नहीं है क्या? अरे हमको हिंदू तब तुम बनाते हो जब तुमको दंगा कराना होता है। हम हिंदू होते तो इस देश में हम बराबर के नागरिक होते, हमारे पास भी पैसा और शिक्षा रोजगार होता। इसलिए हिंदू मुस्लिम की जाल में नहीं फंसिएगा, शिक्षा बचाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, भारत का संविधान बचाइए, ताकि आज से 20 साल, 25 साल बाद, 50 साल बाद हमारी अगली पीढ़ी के लोग जब हमसे पूछें कि तुम्हारे सामने जब देश बेचा जा रहा था
तुम्हारे सामने शिक्षा बर्बाद कर दी, तुम्हारे सामने नौकरी बर्बाद कर दी, तुम्हारे सामने भारत के संविधान को धज्जी उड़ा दी, तुम्हारे सामने रोज हिंदू मुस्लिम का दंगा हो रहा था, तुम्हारे सामने संपत्ति कोई और लूट रहा था, तुम्हारे सामने देश को बेच दिया गया था। तुम क्या कर रहे थे? कम से कम हम गर्व से कह सकें कि वर्धा के इस गांव में कुछ लोग बैठे थे मंच पर, कुछ लोग, गांव के लोग 11 बजे रात तक बैठे थे कि कैसे हम भारत का संविधान बचा सकते हैं, उसके लिए चिंतित थे। हम कम से कम आने वाली पीढ़ियों की आंख में आंख मिलाकर गर्व से कह सकेंगे कि बच्चों, हम तुम्हारी भविष्य के बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं। मेरी बात अगर थोड़ी बहुत समझ में आ गई हो तो मेरी अपील, गुजारिश मानिएगा, अपने बच्चों को दंगाई होने से बचाइएगा, शिक्षा रोजगार बचाइए, भारत के संविधान को बचाइए, और आइए मिलजुल करके हम इस भारत को वाकई तथागत बुद्ध का भारत, कबीर का भारत, रैदास का भारत, ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी से लेकर के बाबा साहब, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, भगत सिंह, मान्यवर कांशी राम से होते हुए भारत का संविधान और मंडल कमीशन का भारत बना सके, ताकि पीढ़ियों को नाज हो कि हाँ, वो हमारे वारिस थे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।